मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर गुस्से में तोता और तोती वहाँ आते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिठू जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने पापा और मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़े, वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा, मेरा जग्गू, चुप कर जा। बेटे, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिठू ने? मिठू ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ पापा जी, उसने मेरे यहाँ मारा, यहाँ भी पंख पर मारा उसने। मैं अभी पूछता हूँ उससे जाकर। आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूंगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिठू हरियाली की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बहुत बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिठू के सर पर मार देता है, जिससे मिठू उसी जगह गिर जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। नहीं मिठू, मेरे मिठू, उठो उठो मेरे मिठू। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिठू वहीं मर जाता है। हरियाली वहाँ बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिठू की जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे। सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे डर लग रहा है। अब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए अंकल मिठू ने मुझे मारा था। कालू, अब हम रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षी हम सबको मार देंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दी ने भी कहा है कि सब मिलकर कौवों से बदला लेंगे।
अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति कहाँ लौट कर आएगा। मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। हरियाली का दुख कम होने वाला कहाँ था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, हमें कुछ दिन आप अपने घर में रख लें। खून? किसका किसका खून कर दिया है तुमने? मिठू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने गुस्से में डंडा मारा जो उसके सर पर लग गया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था। मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे साथ मैं मरना नहीं चाहता। भाई, वो हमें मार देंगे। मेरा जग्गू, मैं अपने जग्गू को मरता नहीं देख सकती। ये सब पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा खौफ न आया? आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर रखने के लिए तैयार न था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिन छुप छुप कर गुजारते हैं, भूखे प्यासे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, खुशियाँ थी, भोजन था और सब हमसे डरते भी थे। कोई है, छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। चील, लाल तोता, चिड़िया, कबूतर वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। हम नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, उठो बेटा, उठो। मेरे जग्गू, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती, मेरा जग्गू ना मरता। गोरी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गोरी पागल हो जाती है। वो सारा दिन धूप में चुपचाप बैठी रहती। वो एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी। मगर अब गोरी की जिंदगी में कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी, जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कौवे भैया, 1 पाव नमक और दाल दे दें। खालस समंदर से नमक लाता हूँ, 1 चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक, थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं। जब कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। नए झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है।
हरियाली, तुम भी कुछ बोलो। लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गौरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गौरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता। बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गईं मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल अंकल कौवे, ये लें पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा, महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। कौवे बेटा, ये चावल मैं कल ले गई थी तुम्हारी दुकान से। इसमें कंकरियां हैं, रखो अपने चावल। मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है कि तुम ये चावल मेरी दुकान से ही लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप खुद देख लो, इसमें चावल कम और कंकरियां ज्यादा हैं। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग ना करो। ये चावल मेरी दुकान के नहीं हैं। बूढ़ी फाख्ता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बेड़ा गर्क हो इस कौवे का, जो माल में मिलावट करता है। इसे जरूर सजा मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है धंधा ठीक चल रहा है। हाँ चाचा कबूतर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। मुझे 1 किलो घी दे दो। और सुनाओ चाचा कबूतर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तुम मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है। वो तुम्हारे पीछे जो बेरी का पेड़ है वो तुम्हारी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो सामने वाला? कबूतर जब अपना मुंह पीछे करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और कम घी तोलकर कबूतर को दे देता है। कबूतर भी घी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है, जैसे उसका घी पूरा 1 किलो नहीं है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। मैं अभी जाकर लूमड़ की दुकान से जाकर घी का वजन करता हूँ। चाचा कबूतर ऐसा सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और लूमड़ की दुकान पर जाकर अपने घी का वजन करता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा है, वो कौवे का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है और हमें तोल कम दे रहा है। मुझे उसे पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्ठू तोते से बात करता है। मैंने कल खुद दूसरे जंगल जाकर घी का वजन किया है। घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, मगर अब मुझे विश्वास हो गया है, वो कौवा हमें चूना लगा रहा है।
तो फिर आप सब चले मेरे साथ, आपके सामने मैं पकड़ूंगा उसे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवे की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी इकट्ठे आ रहे हैं, आज बिक्री ज्यादा होने वाली है हमारी। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ इन सब को। कौवे कौवे, जल्दी से हमें 1 किलो चावल दे दे। इतनी भी क्या जल्दी है आप सबको? वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक तराजू के नीचे चिपकाने लगता है, कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को अपने जंगल से निकाल देते हैं। कालू, अब दूसरे जंगल में जाकर दुकान लगाएंगे। नहीं गौरी, मुझसे अब और नहीं पिटा जाता, मैं जंगल से दाना ढूंढ कर ही खा लूंगा। ऐसे कौवों को उनके किए की अच्छी सजा मिलती है।